So we have already studied the cost sheet format. We have also revised the cost sheet format. Other than the format of cost sheet, there is one more thing that you have to remember or study. For that, come to page number 16, 16. चलो पेज नंबर 16 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज. उसका फर्स्ट लाइन ही पढ़ो, रेड कलर में लिखा हुआ है. व्हाट इज दिस? आइटम्स विच आर टू बी completely ignored while preparing cost sheet. These items are not to be considered while preparing what? Cost sheet. Which is the very first. In fact, I have divided this into three categories. Number one is what? Gains, incomes, profits. Number two is what? Expenses or losses. And number three is what? Appropriations, that is distributions out of profit. Number one is what? Gains, income, profit. What is ignored? All gains, incomes, profits to be completely ignored except sale of scrap and sale of finished goods. Except matlab other than these two. Which are those two? Sale of scrap, number one. And what is number two? Sale of finished goods. These two should be considered or should not be considered? Should be considered. In fact, you see the format. Do we consider sale of scrap? In fact, we have two types of scrap. Which are the two types of scrap that we have discussed? One is scrap of what? Raw material. And another is scrap which is generated during what? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम जो स्क्रैप जनरेट होता है वो हम लोग कंसिडर करते हैं. एंड देन इज सेल ऑफ फिनिश गुड्स. Just now I explained that when you prepare cost sheet, you will compare cost of sales with what? You will compare cost of sales with what? Sales. So when I say sales, we are talking about sale of what? This is sales of finished goods. Sale of finished goods is one of the biggest income for any organization. सबसे बड़ा इनकम कौन सा होता है? सेल ऑफ फिनिश गुड्स. वो सेल ऑफ फिनिश गुड्स को कॉस्ट शीट बनाने के टाइम कंसिडर करने का कि नहीं करने का? करने का. अदर देन दैट ऑल इनकम्स, गेन्स, प्रॉफिट आर टू बी कंप्लीटली इग्नोर्ड. कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ इनकम्स, गेन्स और प्रॉफिट्स अदर देन सेल ऑफ स्क्रैप एंड सेल ऑफ फिनिश गुड्स? ऑफ कोर्स. सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, इज इट इनकम? सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर इनकम है या इनफ्लो है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर हम बोल सकते हैं इज इनकम, और गेन उसको बोलते हैं. ओके, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड. ओके, देन डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड. वही तो चैप्टर कर रहे हो तुम लोग, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स. उसके अंदर ये सब इनकम है ना. इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ऑफ कोर्स आगे जाके रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो सब इन्वेस्टमेंट का इनकम नहीं है. ओके, और एनी अदर एग्जांपल? रे पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड का आइटम्स है ना ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे, वो सब इनकम्स, गेन्स, प्रॉफिट्स को कंसिडर करने का कि इग्नोर करने का? इग्नोर करने का. ऑफ कोर्स इग्नोर करने का, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट, नॉट इनकम स्टेटमेंट. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेटमेंट? कॉस्ट शीट. इट इज नॉट इनकम स्टेटमेंट. यू आर नॉट प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट यू विल प्रिपेयर इन अकाउंटिंग या एडवांस्ड अकाउंटिंग. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट इनकम. इन फैक्ट माय ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ सेल्स. ये सब्जेक्ट में व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव? इफ यू रिमेंबर, our objective number one, ascertainment of cost is my objective. मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं बैठ के इनकम स्टेटमेंट बनाऊं. इनकम स्टेटमेंट तो वैसे भी एडवांस्ड अकाउंटिंग या अकाउंटिंग वाले बनाते हैं. सो गो एंड फाइंड आउट. इफ यू वांट टू फाइंड आउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, गो टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग. डोंट कम टू मी, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. आवर ऑब्जेक्टिव इज टू ascertain what? कॉस्ट. अच्छा, वो भी कॉस्ट में वी डोंट टेक ऑल द एक्सपेंसेस. इफ यू रिमेंबर first lecture I told you that cost is nothing but expenses, but we don't consider all expenses. There are certain expenses also which are completely ignored, jiska list is point number 2. So what is point number 2?
Expenses or losses, that also is divided into three categories, A, B, C. What is A? Financial expenses. Financial expenses में what is number one? Interest on borrowed funds. Interest is one of the financial expenses. It is the cost of raising finance. Raising finance समझता है? Loan लिया तो it is raising finance. So cost of raising finance का one of is example is what? Interest. Interest is cost of raising finance. Interest on borrowed funds होगी. उसका भी example हम लोग ने दिया है. Debenture interest. Interest on bank loan. ये सब is interest on borrowed funds. मतलब थोड़ी देर पहले हम लोग ने जो profit find out किया ना, this profit is EBIT. EBIT समझता है? Earnings before interest and tax. What is EBIT? हाँ, मतलब ये बिफोर इंटरेस्ट है कि आफ्टर इंटरेस्ट है? बिफोर, क्योंकि हम क्या नहीं कंसिडर करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड. इनफैक्ट उसके बाद भी, इनफैक्ट यू विल रीड पॉइंट नंबर 2 विच इज द सेकंड एग्जांपल विच इज टू बी इग्नोर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट. व्हाट इज दैट? बैड डेट्स एंड provision for doubtful debts. Bad debts and provision for doubtful debts is another financial loss या loss का example है वो, तो वो भी हम cost sheet बनाने के टाइम नहीं लेते हैं. Okay, what is the third one? Discount allowed and provision for discount on debtors. I am sure you have heard this in your subject, that is accounting. Accounting में you have already heard all these terminologies: bad debts, provision for doubtful debts, discount allowed. When we are talking about discount allowed, we are referring to which discount? Cash discount, because trade discount तो books of accounts में आता ही नहीं है, वो भी have studied since 11th standard. तो ये तीनों किसका एग्जाम्पल है? फाइनेंशियल एक्सपेंस. ये सबको कॉस्ट शीट बनाने के टाइम लेने का कि नहीं लेने का तुम विजुअलाइज करो. एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और ट्रायल बैलेंस देने के बाद बोलेंगे कॉस्ट शीट बनाओ. वो ट्रायल बैलेंस के अंदर लोग डाल देंगे बैड डेट, तो लेने का कि नहीं लेने का? नहीं लेने का, क्योंकि वो हमारे कॉस्ट शीट में कोई भी हेड में आता ही नहीं है. चलो नेक्स्ट. वैसे ही वो लोग बनाएंगे एक टेबल, दे विल गिव यू अ क्वेश्चन, इन दैट क्वेश्चन दे विल पुट डिस्काउंट अलाउड. एंड बाय द वे, दिस इज टू बी इग्नोर्ड नॉट ओनली व्हाइल प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट, बट दिस इज टू बी इग्नोर्ड व्हाइल एंटायर सब्जेक्ट इज बीइंग डन. मतलब इसमें से कोई चैप्टर नंबर 5 में आया तो लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लेंगे. दिस इज नॉट टू बी इग्नोर्ड इन दिस चैप्टर, इट इज टू बी इग्नोर्ड थ्रू आउट द सब्जेक्ट. मतलब पूरे सब्जेक्ट में ही हम लोग इसको कभी भी आएगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये सब चीज को स्टडी करता ही नहीं है. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस स्टडी करने के लिए अलग सब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड एज एफएम, उधर जाके फाइनेंस स्टडी करो. So we are not discussing about these all expenses. These are all financial expenses. Then second category is which type of expenses? There are two types of expenses: operating expenses and non-operating. What is meaning of non-operating? Which are not related to your business. थोड़ी देर के लिए तुम लोग ये definition पकड़ के चलो. That is non-operating मतलब क्या? It is not related to day-to-day business activity. Like for example, you pay salary to office staff. Is it operating या non-operating? Operating. ये operating word है ना, तुम 2-3 बार सुनोगे. एक करोगे तुम chapter called as cash flow statement. तो cash flow statement के अंदर आएगा operating activities. What is meaning of operating activities? Operating मतलब day-to-day business. Pay electricity we are paying salary to the staff. These are all operating and non-operating. Operating related to business, but there are something called as non-operating expenses. नाम में है non-operating. What is meaning of non-operating? Not related to business. Okay, like उसका भी examples है. Loss on sale of fixed assets and investments. Fixed assets बेचा, उस पे loss हो गया. Is fixed assets or sale of fixed assets and sale of investment part of your day-to-day activity? No. बट उसमें लॉस हुआ तो लॉस हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करते हैं. विच इज सेकेंड एग्जाम्पल. एबनॉर्मल लॉसेस लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, दीज आर ऑल एबनॉर्मल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल? विच इज नॉट नॉर्मल. नहीं तो उसको एबनॉर्मल क्यों बोलते हैं? मतलब इट इज एक्सपेक्टेड क्या अनएक्सपेक्टेड? Unexpected. Do you expect fire and theft in your business? No. Earthquake हो गया. Do you expect that? No. It is abnormal. So it is not part of your business. मतलब सुबह को आगे चलो आज कुछ नहीं हुआ तो एक ट्रांजैक्शन करते हैं, आग लगा देते हैं बिजनेस में, लॉस बाय फायर करते हैं. Is it part of your business? No. It is abnormal, non-operating. Okay. Then we have what? रिटर्न ऑफ ट्रांजैक्शंस. ये रिटर्न ऑफ ट्रांजैक्शन तुम लोग एडवांस्ड अकाउंटिंग या अकाउंटिंग में पढ़ोगे. हम लोग क्या क्या राइट ऑफ करते हैं बिजनेस में,
गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। दूसरा क्या राइट ऑफ करता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करता है। हैव यू हर्ड दिस वर्ड फिक्टिशियस असेट्स? हाँ, तो ये सब राइट ऑफ करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उसको राइट ऑफ करेंगे। ये सब एडवांस अकाउंटिंग में पढ़ोगे। तो ये सब जो तुम राइट ऑफ करते हो, ये सब को भी कॉस्ट शीट में लेने का कि नहीं लेने का? नहीं लेने का। ये पूरा जो पेज है लिस्ट, वो याद रखने का कि नहीं रखने का? ऑब्वियसली रखने का। क्या नहीं आना चाहिए वो भी तो पता होना चाहिए ना। दिस ऑल विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, कि विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट? नॉट फॉर्म, ये सब नहीं आएगा। एंड लास्ट वन इज व्हाट? डोनेशन एंड चैरिटी। दिस इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग में 4 एग्जाम्पल है। विच इज नंबर 1? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज नंबर 2? एबनॉर्मल लॉसेस। उसका भी एग्जाम्पल दिया गया। व्हाट आर द एबनॉर्मल लॉसेस? लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। व्हाट इज नंबर 3? ऑल रिटर्न ऑफ ट्रांजैक्शन। एंड व्हाट इज नंबर 4? डोनेशंस एंड चैरिटीज। ये सब कॉस्टिंग में नहीं लेने का। चलो, एंड लास्ट वन इज व्हाट? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब सिंपल लैंग्वेज में इट इज व्हाट? इनकम टैक्स। इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू वी फाइंड आउट दिस प्रॉफिट इज व्हाट? बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। मतलब टैक्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। किसी ने तो लास्ट टाइम पूछा था टैक्स रहेगा तो उसका क्या करने का? तो टैक्स को लेने का कि नहीं लेने का? अच्छा, बाय द वे, विच टैक्स आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ? इनकम टैक्स। तो हम लोग के सब्जेक्ट में जीएसटी भी है, तो जीएसटी का क्या करने का वो हम देखेंगे। बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर विच टैक्स? इनकम टैक्स वी विल नॉट कंसीडर। कहीं पे भी आया प्रोविजन फॉर टैक्स तो उसको कॉस्टिंग में नहीं लेने का। एंड लास्ट वन इज व्हाट? appropriations. What is another word for appropriations? Distribution. How to distribute profit? By the way, we are talking about which type of companies? Yeah, which type of organization we are talking about? Companies के बारे में बात कर रहे हैं. Of course, manufacturing, but we are talking about companies. We are not talking about sole proprietor or partnership firm. So how does a company appropriate profit? I am very sure you have heard this word appropriation. So how to do appropriation? डिविडेंड के पहले भी कुछ तो करना पड़ता है. कंपनीज विल ट्रांसफर सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स, लाइक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. तो ये अप्रोप्रिएशन है. अप्रोप्रिएशंस को भी हम ये सब्जेक्ट में कंसिडर नहीं करेंगे. सपोज वन अप्रोप्रिएशन इज ट्रांसफर टू रिजर्व. व्हाट इज सेकंड अप्रोप्रिएशन? जो अभी तुमने बोला थोड़ी देर पहले, डिविडेंड टू शेयर होल्डर. अगर तुमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया या इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं लेने का. एंड देन इन फाउंडेशन यू हैव स्टडीड वन चैप्टर कॉल्ड एज इश्यू ऑफ बोनस शेयर. इक्विटी शेयर होल्डर्स को तुम बोनस देते हो. बोनस किस में से दिया जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस. व्हाट इज सरप्लस? पीएनएल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस. तो पीएनएल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस में भी, इनफैक्ट पीएनएल अकाउंट तुम लोग लिस्ट में लास्ट यूज करते हो फाउंडेशन में, तो उसमें से अगर कभी तुमने बोनस दिया, दैट इज ऑल्सो अप्रोप्रिएशन. सी ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज एक्सेट्रा आई एम अज्यूमिंग यू हैव स्टडीड इन अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग में, सून टू स्टडी. तो ये सब मोरल ऑफ द स्टोरी, ये पूरा पेज में कॉमन क्या है? इसमें से कोई भी आइटम अगर तुमको क्वेश्चन में दिया तो उसको क्या करोगे? इग्नोर करोगे. हाँ, यस, वन पर्सन हैज डाउट हियर. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखा है एबनॉर्मल लॉसेस लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट. यस, बट कॉस्ट शीट में आपने बोला आउट गोइंग ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करना है. ओके, और वो आउट गोइंग का मैंने क्या एग्जांपल दिया? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट. तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. तो कॉस्ट शीट में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? के इज दैट एन एक्सेप्शन? मैंने किसका बोला? अच्छा, तो ये जो लिखा है वो रॉ मटेरियल का नहीं है, फिनिश गुड्स का है, ऐसा आप बोलना चाहते हो? ऐसा किधर लिखा है फिनिश गुड्स? हाँ, उसको क्या? I will give simple example और I will ask one question, उसका आंसर दे दो. कॉस्ट शीट को साइड पे रखो. यू आर डूइंग फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट आया, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग 10,000 लॉस्ट बाय फायर. अब ये इंश्योरेंस क्लेम बोल रहा है तो वो भी डाल देते हैं. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 8,000. या इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 8,000. इसका मेरे को इफेक्ट्स बता दो.
ये कौन सा परचेज से लेस? मैं बोल रहा हूँ रॉ मटेरियल लॉस्ट बाय फायर है ये। अच्छा, परचेस मतलब परचेस ऑफ रॉ मटेरियल से लेस करोगे। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे लिखते हो तुम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ से लिखते हो? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कहाँ पे लिखते हो? तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड करने के टाइम उसको क्या कर दोगे? कितना लेस करोगे? ओके, ये एक इफेक्ट हो गया। व्हाट इज सेकंड? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखोगे? टू लॉस बाय फायर, हाउ मच? 2000। बस हो गया इफेक्ट? नहीं। बैलेंस शीट में असेट साइड कितना? 8000। तो ये जो 2000 है ना, उसका इफेक्ट इग्नोर करने का बात चल रहा है। और वो जो हम कॉस्ट शीट में लिख रहे हैं वो 10,000 वाला इफेक्ट है। नहीं समझा? अच्छा, कहां से माइनस कर रहे हो? कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने के लिए माइनस कर रहे हो ना, क्योंकि वो 10,000 मैंने कंज्यूम नहीं किया है। और ये जो इफेक्ट इग्नोर करने के लिए बोल रहे हैं, ये कौन सा इफेक्ट इग्नोर करने के लिए बोल रहे हैं? वो लॉस बाय फायर पीएनएल अकाउंट में जो 2000 लिखने वाले हो, वो इफेक्ट इग्नोर करने के लिए। So by the way, I am not included in this cost sheet, but technically you can ask me question, what if it is finished goods lost by fire? थोड़ी देर के लिए we go beyond what institute ask. इंस्टीट्यूट के कभी दिमाग में आया, कॉस्ट शीट में डाल दिया, गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 वर लॉस्ट बाय फायर। तो इसका इफेक्ट कॉस्ट शीट में आएगा कि नहीं आएगा? पहले फाइनल अकाउंट्स का इफेक्ट सोचो। चलो, फिनिश गुड्स लॉस्ट बाय फायर। फिनिश गुड्स लॉस्ट बाय फायर 50,000। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 48,000। बोलो, ये फाइनल अकाउंट्स में क्या इफेक्ट दोगे? परचेस में से लेस करेंगे। दिस इज वन इफेक्ट। अदर इफेक्ट कैन वी से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा या परचेस में से माइनस किया, इफेक्ट तो एक ही हुआ ना। हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। डू यू एग्री विद दिस? ओके, फिर परचेस में से लेस, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगा तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में से माइनस करो। फिनिश गुड्स लॉस्ट बाय फायर, हाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम? तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम लोग। ओके, अभी क्योंकि इसमें माइनस तो कर नहीं सकते हम लोग। अगर तुमको करना ही है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में किस में से माइनस करोगे? अरे मैडम, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बात कर रहा हूं, आप घड़ी घड़ी मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट में घसीट के लेके जा रहे हो। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में से माइनस करोगे। तो वही करो, इधर हमारे कॉस्ट शीट में भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो है ही। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से माइनस कर दो, कितना? 50,000। बिकॉज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, वी वांट टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अरे व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चलो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सीओजीएस? ओपनिंग स्टॉक। किसका ओपनिंग स्टॉक का बात चल रहा है? फिनिश गुड प्लस व्हाट? परचेज्ड माइनस व्हाट? ओके, बाय द वे दिस इज नॉट, इसमें से बहुत सारे और एड लेस होंगे। अगर परचेज रिटर्न रहेगा तो लेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा तो, बाय द वे वो कौन सा वाला डायरेक्ट एक्सपेंसेस? एक्सपेंस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वो सब यहाँ पे ऐड होएगा। ओके, अब इसमें से अगर गुड्स लॉस बाय फायर रहेगा तो लेस कर दूंगा। क्यों लेस कर दूंगा? बिकॉज मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स। मैंने जो गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट कितना है? जो चोर लेके गया वो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। यस और नो? बट ये तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। व्हाट इफ इट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीओजीएस कहां से आएगा? फॉर्मूला में क्या चेंज होगा? ओपनिंग स्टॉक तो रहेगा ही। दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स प्लस क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जिसको हम ये सब्जेक्ट में क्या बुलाते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बोलो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलो। अरे दैट इज वाई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस और एक अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग के ऊपर, विच इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ताकि उधर से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मिले।
क्योंकि उनके पास परचेस का फिगर नहीं होगा ना, क्योंकि मैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूं, मैं फिनिश गुड्स खरीद रहा हूं कि बना रहा हूं कि चोरी कर रहा हूं। बना रहे हैं तो बनाने के लिए खर्चा लगेगा ना, वो खर्चा फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अच्छा ट्रेडिंग वाला क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि वो बना थोड़ी रहा है, वो तो खरीद रहा है ना। तो सप्लायर ने बोला है भाई ये 100 रुपए का है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 इतना मैंने खरीदा है, वो मेरा कॉस्ट हो गया, प्लस मैंने जो खर्चा किया है मेरे प्रीमाइसिस तक लेके आने के लिए। बट यहाँ पे मेरे पास फैक्ट्री है, मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, रॉ मटेरियल खरीद के उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, वेजेस पे कर रहा हूँ, फैक्ट्री रेंट पे कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हो रहा है, पावर हीट लाइट फ्यूल सब खर्चा कर रहा हूँ, सुपरवाइजर सैलरी पे कर रहा हूँ। तो ये सब खर्चे को जोड़ के एक मैं अकाउंट बनाता हूँ विच इज कॉल्ड एज विच अकाउंट, जिससे तुमको पता चलता है कि मैंने जो गुड्स बनाया है फिनिश गुड्स उसका खर्चा इतना है, जिसको मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लेके आऊंगा, वो अकाउंटिंग में होता है। यहां के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में किधर तक पहुंचोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नाम में ही लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो फिनिश गुड्स बनाए उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट ये है। उसमें प्लस क्या ऐड करूं? ओपनिंग स्टॉक एंड माइनस व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। हाँ अभी इफ देयर इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट, सेम लॉजिक इसमें से माइनस कर दूंगा। हाँ लेकिन उसका जो सेकेंड इफेक्ट है जिसको हम पीएनएल में लिखते हैं वो इग्नोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आइटम्स टू बी इग्नोर्ड का मैं लिस्ट है रादर, इसमें जो लोग बात कर रहे हैं एबनॉर्मल लॉसेस, ये कौन सा इफेक्ट इग्नोर करने के लिए बोल रहे हैं? और डेबिट वाला इफेक्ट इग्नोर करने के लिए बोला, अकाउंट की लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं। और कॉस्ट शीट में जो हम इफेक्ट का बात कर रहे हैं वो क्रेडिट वाला इफेक्ट है, जो माइनस कर रहे हैं। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली हम वहां पे लेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये लॉस का इफेक्ट में देता रहता तो मैं ऐड करता ना, क्योंकि कॉस्ट में ऐड हो रहा है। आई डोंट नो ये समझ रहा है कि नहीं। एनीवेज बेस्ट पार्ट इज अभी तक ऐसा कोई सम नहीं है जिसमें लॉस बाय फायर लॉस बाय थेफ्ट आया है, बट वी शुड नो। चलो तो दिस लिस्ट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द लिस्ट? आइटम्स टू बी कंप्लीटली इग्नोर्ड, मतलब कॉस्ट शीट बनाने के टाइम इसको लेने का कि नहीं लेने का? कभी नहीं लेने का। ओके सो फॉर द टाइमिंग हम लोग इतना थियरी से क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। So come to question number 1, page number 18. This is on the assumption that you know cost sheet format. Question number 1. Can you see question number 1 में they have given so many list of items which is going up to next page. ये question का एक वर्जन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। I will speak about that version. But right now we are sticking to this question. Okay, in this question what we are going to do is we are going to do classification. What is meaning of classification? Of course we don't have time to read the entire question then come back to question number मतलब square 1 and read the question again. So what we'll do is हम लोग simultaneously pencil हाथ में रखेंगे and we will write down the exact head in which that particular item will appear. So we will go for 1 or 2 and then I will give you time to do it on your own. बोलो raw material purchased पूरे cost sheet में where will it come? Raw material consumed या direct material consumed. In fact you can be more precise, उसको हम direct material consumed calculate करने के time क्या करने वाले हैं? Add. तो उधर you can write plus DMC. Okay, GST paid on above purchases at the rate of 18%. What is meaning of GST? Okay, that is full form. Goods and service tax. What is meaning of GST paid on above purchases? If you are purchasing raw material, हम लोग ने supplier को GST pay किया है, तो this is called as which GST? There are two types of GST: input GST and output GST. What is meaning of input GST? एट द टाइम ऑफ परचेस। अगर आप परचेस के टाइम पे गुड्स, इनफैक्ट जब आप जीएसटी पे करते हो तो उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं, जब आप जीएसटी रिसीव करते हो तो उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। विच जीएसटी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट विच जीएसटी? सेट ऑफ करके एक अपने देश में कानून है। डू यू नो दैट? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेट ऑफ? फिटूस करने का, सिंपल लैंग्वेज में किसको किसके सामने फिटूस कर सकते हैं।
आउटपुट को इनपुट के सामने कैसे फिट आउट करेंगे? सी वेरी सिंपल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनपुट जीएसटी? आपने पे किया, ओके. सपोज आप कलेक्ट नहीं कर रहे हो तो जो पे किया वो आपका खर्चा हो गया. ओके. आउटपुट मतलब जो जीएसटी आप कलेक्ट कर रहे हो तो किसको किसके सामने फिट टूस करोगे? इनपुट को आउटपुट के सामने फिट टूस करते हैं हम लोग. आई पेड 1 लाख and I receive 1,50,000. Now how much I am supposed to pay to the government? 50,000. तो आपने किसको किसके सामने फिट टूस किया? इनपुट को. अच्छा ठीक है, आप क्या मिलता है जो आप जीएसटी पे करते हो उसका क्या मिलता है? तो उसका एक नाम रखा है ये लोग ने. क्या लिखा है? इनपुट टैक्स क्रेडिट. दे आर नॉट कॉलिंग इट एज आउटपुट टैक्स क्रेडिट. तुमने जो इनपुट टैक्स मतलब जो जीएसटी पे किया उसका तुमको क्रेडिट मिल रहा है, उसको तुम किसके सामने फिटूस कर सकते हो? जो जीएसटी तुम कलेक्ट करने वाले हो अपने कस्टमर से. ऑफ कोर्स उसका कंडीशंस एक्सेट्रा यू विल स्टडी व्हेन यू स्टडी जीएसटी. वेरी सिंपल. व्हाट यू आर गोइंग टू सेट ऑफ? इनपुट टैक्स को आप सेट ऑफ करोगे या इनपुट जीएसटी को किसके सामने सेट ऑफ करोगे? आउटपुट. क्वेश्चन इज यहां पे इज दिस एलिजिबल फॉर आईटीसी? लिखा है ना ये लोग ने एलिजिबल फॉर आईटीसी. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलिजिबल फॉर आईटीसी? मतलब इसका सेट ऑफ तुमको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? तो इज दिस योर एक्सपेंस? नो. अच्छा ऐसा लिखा रहता तो नॉट एलिजिबल फॉर. दो आपका कॉस्ट हो गया. मीन्स यू हैव टू बेयर इट. व्हेन इट बिकम्स योर एक्सपेंस, व्हेन यू आर सपोज्ड टू बेयर इट, आर यू सपोज्ड टू बेयर दिस? नो. तो ये आप आगे जाके कलेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कलेक्ट कर सकते हो. तो दैट इज व्हाई इसको कॉस्ट शीट में लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे. दिस विल नॉट कम. ऑब्वियसली परचेस में ऐड कर देने का मतलब तुम्हारा परचेस का अमाउंट ये हो गया ना अभी. अगर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी तो ये तुम्हारा कॉस्ट हो गया, तो वो तुम परचेस में ऐड कर दोगे. मतलब मेरे लिए परचेस तो 11 करोड़ हो गया. 11 करोड़ 80 लाख. आई होप यू आर लुकिंग एट द फिगर्स. वो 10 करोड़ रुपया है, वो 10 लाख नहीं है, वो 10 करोड़ रुपया. चलो नेक्स्ट वन फास्ट. फ्रेट इनवर्ड. बोलो व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन इन कॉस्ट शीट? किस में लोगे? यस, किस में ऐड करोगे? परचेस में ऐड नहीं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने के टाइम इसको ऐड करोगे. तीन चीज ऐड होता है. डू यू रिमेंबर व्हाट आर द थ्री थिंग्स? नंबर 1 व्हाट? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, देन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, देन expense on purchase of raw material. Freight inward is one of that example. Chalo next one. Wages paid to factory workers. Direct employee cost. Chalo next. Contribution made towards employees provident fund and ESIS. What is this ESIS? ESIS is employee state insurance scheme. क्या है full form इसका? Employee state insurance scheme. What is the meaning of that? Because I have factory, there are a lot of workers working in my factory and those workers are prone to accident. फैक्ट्री में कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है. वर्कर का हाथ मशीन में चला गया, खुद वर्कर चला गया, तो मुझे वर्कर को क्या देना पड़ेगा? इंश्योरेंस का क्लेम देना पड़ेगा. उसके लिए पहले उनका इंश्योरेंस निकलवाना पड़ेगा. तो उसका प्रीमियम कौन भरेगा? दोनों भरेंगे. वर्कर भी भरेगा, कंपनी भी भरेगा. दिस इज हुज कॉन्ट्रीब्यूशन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट? एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन. ये सब सुना है तुमने. एक होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन. ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन लेगा किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो ही तो मेरा कॉस्ट हो गया ना वो. यस और नो? तो बोलो इसको कहां पे लिखेंगे? डायरेक्ट एम्प्लॉइज, डायरेक्ट एम्प्लॉई कॉस्ट. चलो नेक्स्ट. प्रोडक्शन बोनस पेड to factory workers. This will come under which head? First of all, will it come in cost sheet? If yes, it will come under which head? This production bonus is given to which workers? Okay, तो इसको किधर लिखने का? डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट. आई थिंक आई डिस्कस्ड इन डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट. डायरेक्ट एम्प्लॉय को उनका बेसिक वेजेस तो मिलेगा ही,
उसके अलावा दे विल गेट बोनस, उसके अलावा दे विल गेट ओवर टाइम, उसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, वो सब डायरेक्ट एम्प्लॉय में ही जाएगा। चलो नेक्स्ट वन, एनिमिटी रिकलेक्ट्स, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन। हाँ तो इसमें खाली डीई लिखो क्योंकि वो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, सेम लिखोगे। ऊपर वाला क्या है? डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, और ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो नेक्स्ट वन इज अमाउंट पेड फॉर व्हाट? Power and fuel. Amount paid for power and fuel. I will come to this category, that is amount paid for power and fuel. I am skipping this one, go to the next one. Amount paid for purchase of mold and patterns. Direct expenses is one of the example of direct expenses. ये क्यों दिया है? Life is equivalent to 2 years production. Why have they given this? Depreciation, या we will also call it as amortized cost. हम लोग को ये cost को क्या करना पड़ेगा? Amortize करना पड़ेगा over 2 years. Okay. Next one, that is job charges paid to job workers. This is another name for third example. What is third example? Subcontracting charges. ये दूसरा नाम है for subcontracting charges. तो बोलो, this will come under which head? Direct expenses. Okay. So now I am coming back to amount paid for power and fuel. What is your opinion? Amount paid for power and fuel will come under which head of cost? Forget about cost sheet. तो मेरा classification of cost करो. Direct cost है कि indirect cost है? Indirect cost है. Indirect cost है मतलब overheads है. हाँ तो this is which overheads? Factory overheads. I also agree it is factory overheads, but for some reason institute has taken this as direct expenses. But I don't agree with that क्योंकि institute का हर क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे जरूरी नहीं है सही होगा। देयर इज वन मोर थिंग दैट इंस्टीट्यूट हैज डन इन दिस क्वेश्चन, जो हम आगे जाके बात करेंगे, बट वो लोग ने पावर एंड फ्यूल किसके अंदर लिया है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. दिस इज द ओनली क्वेश्चन इन विच दे हैव टेकन अमाउंट और दे हैव टेकन पावर एंड फ्यूल इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अदरवाइज एंटायर सब्जेक्ट में पावर एंड फ्यूल दे हैव टेकन अंडर द हेड फैक्ट्री ओवरहेड. सो आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन दैट, बट आई स्टिल फील इन माय ओपिनियन फैक्ट्री ओवरहेड्स में होना चाहिए. ओके नाउ ये स्टेज पे मुझे एक पॉइंट बताना है. एज आई टोल्ड यू दिस क्वेश्चन या वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. नाउ व्हाट वाज दैट वर्जन? दे डिड नॉट आस्क इट एज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, दे आस्क्ड इट इन एमसीक्यू. समझ लो ये पूरा क्वेश्चन में से सिलेक्टेड 10-15 आइटम्स वो लोग ने लिया, उसमें से दिस वाज वन ऑफ देम एंड दे कन्वर्टेड इनटू केस स्टडी. फिर रिमेंबर आई हैव डिस्कस्ड द पेपर पैटर्न. केस स्टडी मतलब ऐसा वो लोग ने पूरा लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया और फिर बाद में वो लोग ने क्या किया, उसके नीचे उसके एमसीक्यूज बनाए, 5 एमसीक्यू. वो एमसीक्यू में वो लोग ने पूछा व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट ABCD, व्हाट इज द फैक्ट्री कॉस्ट ABCD. अब तुमने अगर वो प्राइम कॉस्ट के अंदर कैलकुलेशन में, अभी सपोज फॉर एग्जांपल तुम ये पावर एंड फ्यूल को डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लासिफाई नहीं करके फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्लासिफाई करोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट के नीचे आता है. और अगर तुम पावर एंड फ्यूल को ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लोगे तो प्राइम कॉस्ट का अमाउंट चेंज हो जाएगा. हाँ तो वो एग्जामिनेशन में तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम चेक करना पड़ेगा. ये एक ही ऐसा कंट्रोवर्सी है और एक कंट्रोवर्सी है ये क्वेश्चन में जो इंस्टीट्यूट ने किया है. फॉर मी अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल क्लियरली शुड बी इंक्लूडेड अंडर विच हेड? फैक्ट्री ओवरहेड्स. आई डोंट नो व्हाई दे हैव इंक्लूडेड. देयर इज ओनली वन सिचुएशन इन विच अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल शुड बी इंक्लूडेड इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट वो क्या सिचुएशन है वो बाद में बात करूंगा. राइट नाउ वी कैन नॉट टॉक इट, वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट दैट. लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेंगे. दिस इज माय ओपिनियन. चलो नेक्स्ट, stores and spares consumed. This is very simple. See, अगर तुम लोग अटक गए, पहले तुमको क्लासिफिकेशन करना है stores and spares consumed. डायरेक्ट कॉस्ट के इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इनडायरेक्ट मटेरियल. स्टोर्स एंड स्पेयर्स मतलब स्पेयर पार्ट एक्सेट्रा, नट बोल्ट स्क्रू एक्सेट्रा, ये सब स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड है. अगर ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है इट मींस इट इज ओवरहेड्स. तो इट इज विच ओवरहेड्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो क्या हमारे कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड्स करके एक हेड है? हाँ तो वो उसके अंदर आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स. चलो लेट अस गो फॉर नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग. नाउ डायरेक्टली गिव मी द हेड जिसमें ये आएगा इन कॉस्ट शीट. नो, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड्स. करेक्ट. डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग क्यों नहीं आएगा?
depreciation on office building. Okay, again, is it cost? Yeah. Direct cost का indirect cost? Indirect cost. मतलब it is overheads? कौन सा overheads? हाँ, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेटिव में भी दो है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड जनरल. तो ये कौन सा है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल. यू कैन यूज दिस शॉर्ट फॉर्म. तुम कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते हो जिसका फुल फॉर्म तुमको नहीं पता है. तो देन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स. करेक्ट. चलो नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में सब क्लासिफिकेशन नहीं करना है कि सेलिंग है कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इज नॉट नीडेड. इतना वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते. चलो नेक्स्ट वन, सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स. नहीं, वो नहीं चाहिए. डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं चाहिए. कॉस्ट शीट में किधर आएगा वो चाहिए. फैक्ट्री ओवरहेड्स इज द करेक्ट आंसर. सुपरवाइजर किधर होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स. चलो नेक्स्ट, repairs and maintenance paid for plant and machinery, factory overheads. Exactly. Repairs and maintenance paid for sales office building, selling and distribution overheads. Repairs and maintenance paid for vehicles used by directors, administrative overheads. But which administrative overheads? General. Don't only say administrative overheads, you have to further classify because वो दोनों अलग अलग प्लेसिंग अलग अलग जगह पे. चलो नेक्स्ट वन, ये तीनों एक साथ होगा. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस. फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके. Expenses paid for quality control check activities. Quality control. Do we have a separate head for quality control? Yes. So quality control cost. Salary paid to quality control staff. Quality control cost. Research and development cost paid for improvement in production process. Research and development, we have a separate head for research and development. Next one is a good one. Expenses paid for pollution control and engineering and maintenance. Expenses paid for pollution control. किसका pollution control करवाएंगे? फैक्ट्री का या मशीन्स का. तो दिस इज विच कॉस्ट? फैक्ट्री ओवरहेड्स. नेक्स्ट, अनदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासिफिकेशन. एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन. तो ब्रैकेट में पी लिख दो. Administrative overheads related to production. If it is general, हम लोग ने G लिखा. चलो नेक्स्ट वन, सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स. तो कौन है मैनेजर है लोग के पास? प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर. प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर क्या करता है? Or you can give me classification. Where will salary paid to functional manager come under? और विच हेड ऑफ कॉस्ट शीट? नहीं, कॉस्ट शीट में कौन से हेड में आएगा? क्योंकि कॉस्ट शीट में वी डोंट हैव इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा करके कोई हेड. और यू कैन से इज इट डायरेक्ट कॉस्ट के इनडायरेक्ट कॉस्ट? इनडायरेक्ट मतलब वो ओवरहेड्स है, मतलब कोई ना कोई ओवरहेड्स में आएगा. अभी कॉस्ट शीट में 3 ओवरहेड्स है, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये कौन से ओवरहेड्स में आएगा? सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड. दिस इज वेरी रेयर एग्जांपल जो लोग ने पूरे सब्जेक्ट में दिया है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन. चलो नेक्स्ट टू इज वेरी सिंपल. सैलरी पेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैनेजर. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बट व्हाट? जनरल. ओके नेक्स्ट,
Salary paid to sales and marketing manager. Selling and distribution overheads के head में आएगा. Salary paid to general manager. Administrative overheads what? General. Next, packing cost paid for primary packing necessary to maintain quality. I told you they will not ask you to identify. नाम से ही दे दिया है primary packing. Primary packing cost. Primary packing cost को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? Okay, you can write primary packing cost PCC. So next, packing cost paid for redistribution of finished goods. Selling and distribution. This is which packing? Secondary packing. Selling and distribution overheads. Interest and finance charges paid. Selling and distribution. लेना चाहिए कि इग्नोर? हाँ, दिस इज अनदर कॉन्ट्रोवर्शियल आइटम. इंस्टीट्यूट ने अपने सोल्यूशन में लिया है इसको, बट हम इसको क्या करेंगे? इट विल नॉट बी कंसिडर्ड. वी कैंट चेंज अवर थियरी फॉर वन क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट वन. ये सब साथ में कर रहे हैं हम लोग. फीस पेड टू ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. ये तीनों. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स व्हाट? जनरल. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल. चलो नेक्स्ट. परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. Okay, now stock. Value of stock as on 1st April 2025 and value of stock as on 31st March 2026. So we have opening and closing stock. तो पहले तीनों opening stock कहाँ पे आएगा? We have to give exact location. What is opening stock of raw material? Or where it will come opening stock of raw material? Direct material consume के टाइम हम इसको लेंगे. चलो नेक्स्ट वन इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस. पहले तो ये रिकलेक्ट करो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस को ऐड करेंगे या लेस करेंगे? अच्छा, किस में ऐड करते हैं हम लोग? फॉर्मेट अगर याद रहेगा तो. इफ यू रिमेंबर द फॉर्मेट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज एडेड टू व्हाट? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. तो वी हैव टू राइट दैट प्लस GFC. And likewise, can you classify opening stock of finished goods? Opening stock of finished goods को भी what do you do? Add or less? Add. किस में? तो plus COP लिख दो. Do the classification so that while solving you have all the classification ready in front of you. And closing stock में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, वो सेम कॉपी कर देने का. खाली साइन क्या हो जाएगा? माइनस. क्योंकि जहाँ जहाँ ओपनिंग स्टॉक है अकॉर्ड विद दैट क्लोजिंग स्टॉक है. ये माइनस DMC, ये माइनस GFC एंड ये माइनस COP. डोंट अज्यूम लास्ट पैराग्राफ इज यूजलेस. उसके अंदर भी कुछ हिडन इंफॉर्मेशन हो सकता है. अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग स्क्रैप and waste generated during manufacturing process 86,000. This is which scrap? Because in cost sheet we have two types of scrap. We are talking about which scrap? हाँ, वो नीचे वाला scrap है. तो इसको हम क्या करने वाले हैं? What will you do? Less from where? Factory cost is the correct answer. So minus factory cost. So now they are saying you are required to prepare a statement of cost for the company for the year ended 31st March 2026 showing prime cost, factory cost, cost of production, cost of goods sold and cost of sales. तो हम लोग को वही statement prepare करना है. चलो, come to your notebook. I hope you have brought notebook. Okay, whatever I am highlighting you are supposed to write it in the first line. ये जो मैंने highlight किया है वो as it is लिखो. Statement of cost. अच्छा, statement of cost की जगह पे cost sheet लिखा तो चलेगा क्या? चलेगा, of course. Statement of cost मतलब cost sheet. तो इतना सब serious नहीं होने का. Statement of cost. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर कंपनी का नाम भी लिखो. ओके, हियर इट इज ईयर एंडेड 31st March 2026.
You can copy from your textbook. Okay, now what we should focus on, we should focus on the presentation, because already we have done classification, we already know the format. So now how to present it. Every question may not be same, everyone will have its own presentation. तो अभी हम लोग presentation पे focus करेंगे. Okay, what is the headings that we have to give? First we want is which column? Particulars. And how many rupees columns we want? But इसमें we want only 2. Don't prepare third rupees column, not needed. Okay, one suggestion, rupees column should be drawn little bit wider, because we want to fit 10 crores in that rupees column. Little bit wider, huh? Don't make 3 equal columns. मतलब particulars भी same लग रहा है, rupees भी same लग रहा है. I did not say prepare 3 equal columns. या फिर पेंसिल से रुपीस में 10 करोड़ लिख के रखो, जितना साइज तुमको लगता है ना बनाने का. नो, वो लोग ने अगर रुपीज इन लैक्स दिया और बाद में तूने उसको कन्वर्ट करके पूरा देखा तो चलता है, लेकिन वो लोग ने पूरा देके तू रुपीज इन लैक्स लेगा तो भड़क जाएंगे. बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया. And prepare format for 3 pages. When you are going to next page, again write particulars rupees. This is one aspect of this subject. Every question format may not be same, like accounting or accounts. For example, there are certain chapters like admission of partner. So every question we are preparing same thing, no? Revaluation account, partners capital account and balance sheet after admission. हाँ, कभी कभी वो लोग तुमको बोलेंगे ओनली प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऐसा, बट एटलीस्ट फॉर्मेट स्ट्रक्चर इज सेम. बट ये एक टाइप ऑफ, या इन दिस सब्जेक्ट ओवर द चैप्टर्स टू कम, formats for every question may not be same. This is not format based subject. In fact, there are certain chapters in which there are no formats only, like chapter number 2 materials. उसमें we don't have format. It is like mathematical steps wise तुमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे formulas हैं. So certain chapters format are there standardized, like process costing, उसमें standardized formats हैं. So chapter wise formats are different, chapter wise presentation is different. Okay, I believe format is ready. Now we will have to go in the order of question, or we will have to go in the order of cost sheet. Of course, cost sheet के order में. You can't break the order of the cost sheet. चलो, let us start. Which is the first thing we will write in the cost sheet? What is the first item? So write down very first line. Don't waste any lines. No presentation. ये वो कुछ नहीं करने का. Direct first line you have to start. Direct material consume.
Let us write it together. Direct material consumed. Underline that. बोलो, how will you start direct material consumed? तो opening stock of raw material पूरा लिखने का. Direct material consumed. Underline that. Next line, opening stock of raw material. Question may not be given in the order of cost sheet. So from the full question, you have to find out, locate where is opening stock of raw material. तो opening stock of raw material is given in second last item यहाँ पे 18 lakhs. Okay, can you guess it will come in which column? Inner column लिखने का 18 lakhs. चलो next. बोलो next next. What will you do? हाँ तो add लिखने का. Don't ask me such questions. Some people do ask, add की जगह पे प्लस लिखा तो चलेगा क्या? Obviously चलेगा. सब छोटा मोटा चीज नहीं पूछने का. Add पर raw material purchased. Add raw materials purchased. Just whatever is over, मैं उसको टिक मार्क मार रहा हूँ. So that we are having लिस्ट और डेटा कि क्या क्या हो चुका है. नाउ बी केयरफुल. हाँ, इट इज 10 crores. $10 crores. See, some have very bad habit of not aligning the amounts. आगे पीछे लिखते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल तुमने फर्स्ट 18 lakhs ऐसे लिखा, बाद में 10 crore ऐसे लिख दोगे, बाद में टोटल करने के टाइम ये 1 + 1 2 लिख दोगे और आगे का 8 लिख दोगे और बाकी का 8 है. तो 10 crores + 18 lakhs सडनली विल बिकम 2 crore 80 lakhs. एंड देन आगे सॉल्व भी मत करो क्योंकि एक भी मार्क नहीं मिलेगा. चलो देन एनीथिंग एल्स टू बी एडेड. What is that expense? Freight inwards. So write down next line, add freight inwards. Oh, this was taught in school. Okay, tens के प्लेस पे tens लिखने का, thousands के प्लेस पे thousands लिखने का, likewise lakhs के स्पेस पे lakh लिखने का. Don't break that rule. Freight inward 11,20,600. ये जो लोग रुपीज इन लैक्स बोल रहे थे 11,20,600, तो वो लोग क्या 11.2 लिखते थे? 600 रुपया छुट्टा हम नहीं लिखेंगे, ऐसा थोड़ी होता है. तो वैसे भी पूरा लिखना पड़ता था. 11,20,600. जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन आई एम डूइंग टोटलिंग. तो यहाँ पे टोटल लाइन डालो. कैलकुलेटर लाए हो तुम लोग? हाँ तो प्लीज टेक आउट योर कैलकुलेटर. बैग में क्या कर रहा है वो? चार्जिंग में रखा है. And please don't come in lecture without calculator. This is not law lecture or audit lecture. $10 crores, 29 lakhs, 20,600. How much ever simple calculation be, please do it on calculator. 10 crores, 29 lakhs, 20,600. Which column we should write the total? Inner only. Why inner column? Because this is not direct material consumed. We have to subtract now. अच्छा, फॉर्मेट वाइज बोलो क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है. पहले क्या सब्ट्रैक्ट करना है? परचेस रिटर्न. डू वी हैव परचेस रिटर्न? नो. नेक्स्ट क्या माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. सो राइट डाउन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. एक मिनट, हम लोग एक चीज भूल गए. जीएसटी ऑन अप परचेजेस नहीं लेना है वो. Closing stock of raw materials. Which column? Inner column. Should be in brackets. Why brackets? Minus करना है. One more thing we have to subtract. Anybody recollects? What is that? Scrap of raw material. Do we have scrap of raw material? क्यों वो नीचे है ना scrap of raw material. That is not scrap of raw material. One more thing we have to subtract. आउट गोइंग ऑफ रॉ मटेरियल. वो नहीं है और कभी नहीं होगा. अभी तक ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बना है. माइनस subtract this and now we will take the amount to the outer column. Okay, which line may you will write in the outer column?
सेम लाइन, हाँ बहुत जन नेक्स्ट लाइन में लिखता है, दैट इज वेरी बैड प्रेजेंटेशन. बोलो व्हाट इज अमाउंट 10 crores? 19 19 lakhs 60 600. ये बहुत जन इसके नीचे भी लाइन डाल देते हैं. दैट इज अनदर पथेटिक प्रेजेंटेशन. ये लाइन गलत है. यू कैंट पुट दिस लाइन. कॉस्ट शीट इज नॉट ओवर. किधर भी लाइन नहीं खींचने. चलो देन दिस वाज व्हाट इज दिस आउटर कॉलम का फिगर 10 crores 19,60,600 direct material consumed. Okay, which is the next head in the cost sheet? हाँ तो लिखो direct employee cost. Underline that. Of course, if a particular head is having more than one items, we should underline it. Direct employee cost. Yes, we have to copy as it is what is given in the question. First, we will write wages paid to factory workers. Write down wages paid to factory workers. 29,20,000. Which column? 29,20,000. Inner column. Okay, what else is in direct employee cost? 29,20,000 is wages paid to factory workers. Immediately below that, contribution made towards employee PF and ESIS. We have to write it, the entire statement we have to write. It is okay if it is going in 2 lines. Don't squeeze and write. Contribution made towards employee provident fund and ESIS 3,60,000. Inner column. I'm assuming it is going in 2 lines. Okay, next one. Anything else? Production bonus paid to factory workers. Production bonus paid to factory workers 2,90,000. Take the total to the outer column. $35 lakhs 70. So next head in cost sheet is what? Direct expenses. Underline that. Direct expenses, underline that. Okay, one by one we will mention. Royalty paid for production. Inner column. $172,600. Now, next may we cannot write amount paid for purchase, because the entire amount we are not going to write. So we will write amortized cost of molds and patterns. Amortized cost of molds and patterns. Okay, this will be amortized in how many years? Cost sheet is being prepared for what period? Is it for a year, quarter, month? अभी quarter का रहता तो we would have amortized it over how many quarters? 2 साल मतलब कितना क्वार्टर होता है 8, और यहाँ पे हम लोग 1 क्वार्टर का ही लेते हैं. yes or no? We have to notice that. Anyways, right now we are preparing it for what ended?
ईयर एंडेड, सो वी विल टेक 1 ईयर का कॉस्ट ना. सो बोलो ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिखना है मेरे को. हाउ मच डिवाइड बाय हाउ मच. 8,96,000 divided by 2. Don't write figures in front of brackets. Huh? Bracket is for calculation. But amount should be in the previous line. What is the amount? 4,48,000. Sure, next. Is there any other direct expense? Job charges paid to job workers. Job charges paid to job workers 8,12,000. चलो ये तीनों का टोटल टेक इट टू द आउटर कॉलम. What is the amount? 14,32,600. Okay, now you can see there are three amounts in the outer rupees column. Which is the first amount? Direct material consumed. What is the second amount? Direct employee cost. What is the third amount? Okay, total these three. 10 crores, 69 lakhs, 60, 200. What is this 10 crores, 69 lakhs, 63,200 going to be called as? Prime cost. Sure, next. What is the format saying further? Add what? Factory overheads. Underline factory overheads. Okay, we have to start from beginning. From the starting, which is the first one that is falling under factory overheads. Amount paid for power and fuel. All the amounts will be in which column? Inner column. Amount paid for power and fuel. Inner column 4,62,000. Immediately next line, stores and spares consumed. Stores and spares consumed. Inner column 1,12,000. Immediately next line, if page is over, go to next page. Depreciation on factory building 84,000 on inner column. Depreciation on plant and machinery, immediately next line. Depreciation on plant and machinery 1,26,000 inner column. What is the next one? Salary paid to supervisor. Salary paid to supervisor 1,26,000. Immediately next line. Repairs and maintenance paid for plant and machinery. Repairs and maintenance paid for plant and machinery
48,000, which is the next one. Now, next we have to write it separately. We cannot combine it. तो 3 बार लिखना पड़ेगा. Insurance premium paid for plant and machinery. Insurance premium paid for plant and machinery. 48,000. Sorry, plant insurance premium paid for plant and machinery is 31,200. 31,200. Insurance premium paid for factory building. Insurance premium paid for factory building 18,100. 18,100. And one more line you have to use. In fact, it may go in 2 lines. Insurance premium paid for stock of raw material and WIP. Insurance premium paid for stock of raw materials and WIP. 36,000. Is there anything else in factory overheads? Okay, again this will go in 2 lines. Expenses paid for pollution control and engineering and maintenance. I am assuming almost everybody is on next page. In our column 26,600. Okay. Is there anything else in factory overheads? Check properly, because once we total, mistake will be irreversible. Chalo, what is the total of factory overheads? 10 lakhs 69,900. What is the last amount that you can see in outer column? Above 10 lakhs 69,900, that is factory overheads. We can see 10 crores 69 lakhs 63,200. What is that? Prime cost. Prime cost may we will add factory overheads. Tell me, after adding, what is the amount? 10 crores 83 lakhs 10 crores 80 lakhs 33,100. Okay, what is this called as? Gross factory cost. Okay, anybody who is in this situation, gross factory cost page is over. Anybody in situation gross factory cost के नीचे 2 ही लाइन बचा है? हाँ, तो नेक्स्ट पेज. अगर 2 ही लाइन बचा है तो नेक्स्ट पेज पे इफ यू आर गोइंग अगेन यू हैव टू राइट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट एंड अमाउंट. 2 lines or less. Shift to next page. 10 lakh 80,000, sorry, 10 crores 80 lakhs 33,100. Okay, tell me what is the format? आगे बढ़ो format को. After gross factory cost, what is next? Add opening stock of work in process. Write down, add opening stock of work in process. Okay, go to the question.
search the amount will be in the outer column, total the outer column for presentation. I repeat, amount will be in outer column, total the outer column for presentation. Next page, when you are going and extending the format, you have to give headings again. Headings are these: particular, total, rupees. This is compulsory. Okay. Opening stock of work in progress is 9,20,000. Always amount in the outer column 9,20,000. Total the outer column for presentation 10 crores, 89 lakhs, 53,100. Immediately next line, what will you write? Less what? Closing stock of work in process. Less closing stock of work in process. Again outer column, amount should be in bracket. Why bracket? Less. 8,70,000. This will have to be total. Ten crores, 80. 10 crores, 80 lakhs, 83,100. Okay, we have to give name to this. What is this called as? Factory or works cost? Just for first question, I am writing both the names. Factory or works cost. Anybody whose page is over at this stage? If over, go to next page. Next page, again you have to write factory or works cost with amount. 2 lines or less, go to next page. Factory or works cost. Chalo. We have reached this stage. Anybody, what is further after factory or works cost? If you recollect the format, what to do? Add ke less. Add. So write down add. Quality control cost. Underline that. Add quality control cost. Underline that. Why we are underlining? Because we have more than one cost in this category. Yes, first one is expenses paid for quality control check activities. Expenses paid for quality control check activities. Inner column 19,600. Immediately next line. Salary paid to quality control staff. Those who are left with 2 lines, same page. 1 line, next page. Next one is, first you have to total this two. 19,600 and 96,200. Take the total to the outer column. What is the total? 1,15,800. Don't total the outer column. Not needed. Immediately next line. Continue with the format. What is the next thing we have to write? So you can copy this as it is. Add research and development cost paid for improvement in production process. An amount will be directly in the outer column. No need to underline. Add research and development cost paid for improvement in production process. It will go in 2 lines, straight away outer column, 18,200. No need to underline this. That is our next category. Okay, after this, which is the next head? Administrative overheads, bracket mein what we have to mention always? Related to production. Administrative overheads related to production should be in bracket. Underline that.
because here we have more than one cost. Administrative overheads related to production. Underline. Next line we have to locate. Which was that? Expenses paid for administration of factory work. Expenses paid for administration of factory work. Inner column 118600. And there was one more. Salary paid to production control manager. Salary paid to production control manager. 9,60,000. Inner column. Total inner column. Take the total to outer column. Do not total the outer column. Bolo, what is the total? 78,000. 10,78,600. We are not totaling the outer column. We will continue. Okay, this is third item, which was the fourth one, if you remember. Less. What was that? But we will write whatever is given in the question. Less. You can copy this as it is. Amount realized by selling scrap and waste generated during manufacturing process. It will go in 2 or 3 lines. Let it go. Less. Amount realized by selling scrap and waste generated during manufacturing process. And amount is 86,000. Directly in outer column should be in brackets. 2 lines or less. Go to next page. 2 lines or less. 2 lines or less. Go to next page. Bolo, there is one more after this. What is that? Add or less? Add what? Which packing we are going to add here? So whatever is given, we will write it as it is from the question. Packing cost paid for primary packing necessary to maintain quality. Full thing we will write. Packing cost paid for primary packing necessary to maintain quality. This will go in 2 lines. Packing cost paid for primary packing necessary to maintain quality. 96,000 will be straight away in the outer column. Okay, now observe the outer column. In outer column, factory or works cost is 10 crore 80 lakh 83,100. After which there are 5 figures. But be careful while totaling, one of them is to be subtracted. What is the total? 10 crore 93 lakhs 5,000. Ten crores 93 lakhs 5,700. Anybody, what should be written in front of this? Cost of production.
2 lines or less, go to next page. In fact, 3 lines or less, no, to next page. 2, yeah, 3 lines or less, go to next page. If you are going to next page, again you have to write cost of production and amount in last column. If you are changing the page, last thing what you have written, you have to write it again. Chalo, cost of production, what is next? Add what? Okay, add opening stock of finished goods. Add opening stock of finished goods. Opening stock of finished goods is given to be 11 lakhs. Outer column. Total outer column for presentation. ₹11 crores. 11 crores. 4. Okay. Immediately next line. Less closing stock of finished goods. Less closing stock of finished goods. $18 lakhs. Okay, immediately subtract next line. ₹10 crores 86 lakh 5,700. What is this? Cost of goods sold. Chalo, 2 lines or less, go to next page. Cost of goods sold. Which are the two overheads now below cost of goods sold? Administrative overheads, general. So write down immediately next line, add administrative overheads, general. Underline that. Okay, we have already done classification. Let us start again from the beginning. Whatever are administrative overheads general, we will write it one below the other. In which column? Inner. Okay, which is the first one? Depreciation on office building. Write down. Depreciation on office building. Inner column 56,000. See, two things. Number one, this is first question, so we have to think and write. Obviously, in every question, we have to think and write. But thinking will become faster from second question onwards. And moment we come to third question, question will change. So again, we have to come to 0. So every question will look at new question. This is the peculiar feature of costing and FM. Depreciation on office building, inner column 56,000. Next is repairs and maintenance for paid for vehicles used by directors. Repairs and maintenance paid for vehicles used by directors 19,600. Okay, immediately after that, which is the next one? Salary paid to finance and
accounts manager, salary paid to finance and accounts manager. Immediately below that, salary paid to general manager, 12,56,000. Then below that we have four items: fees paid to auditors, 1,80,000. We have fees paid to legal advisors, 1,20,000. Fees paid to independent directors, 2,20,000. Okay. Total inner column only 27 lakhs 69,600. We are not totaling the outer column. Two lines or less if is remaining, go to next page. Two lines or less, go to next page. Okay, which is the last overheads that we are now adding here. Add selling and distribution. Though format may they have written marketing overheads, but majority of the questions when institute is solving and when we are going to solve, we will write selling and distribution overheads only. So write down add selling and distribution overheads is last part of the cost sheet. Add selling and distribution overheads. Underline that. Again, we have to go from beginning. Which is the first one? Depreciation on delivery vehicles. Depreciation on delivery vehicles. Immediately next line, which is the next selling and distribution overheads. Repairs and maintenance paid for sales office building. Yes, repairs and maintenance paid for sales office building. Inner column 18,018. Which is the next one? Salary paid to sales and marketing manager. Yes. Immediately next line, salary paid to sales and marketing manager. And there is one more, in fact two more. First is packing cost paid for redistribution of finished goods. Packing cost paid for redistribution of finished goods, 1,12,000. We will now require only two lines. So if you have two lines, manage on the same page.
परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ 1,80,000. What is the total of selling and distribution overheads? 14 lakhs 8,000. Cost of goods sold was 10 crore 86 lakh 5,700 plus 27 lakh 69,600 and plus 14 lakh 8,000. 11 crores 27 lakhs 83,300. What is this going to be called as? Cost of sales. Of course, this entire question as it is examination में पूछना थोड़ा rare है because of the size of the question, because they can ask question maximum for 7 or 10 marks from this chapter. मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत रेयर है. हाँ, ये क्वेश्चन कौन से वर्जन में पूछा गया है वो ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया. They have asked it in case scenario or MCQ based. However, they have not asked all the items also. They had cut down the list. इतना सब वो लोग ने नहीं पूछा. ठीक है. So